हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री जो है उसके 3 पार्ट्स थे, जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया था। पहला पार्ट था एड्सॉर्प्शन, दूसरा पार्ट था कैटालिसिस और तीसरा पार्ट है कोलॉइड्स। ठीक है, अब ये हम कर चुके हैं, एब्जॉर्प्शन हम कर चुके हैं, कैटालिसिस हम कर चुके हैं, and we are going to start with the third topic today, which is known as colloids. And let me tell you one thing, it is the most important part of the chapter, जिसमें सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात आती है कोलॉइड्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कोलॉइड्स। ठीक है, अब कोलॉइड्स क्या होते हैं, व्हाट आर कोलॉइड्स। किसी भी सब्सटेंस के लिए वो कोलॉइड है या वो ट्रू सॉल्यूशन है या वो सस्पेंशन है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका पार्टिकल साइज कितना है। अगर पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा होता है तो बनता है ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन जिसके बारे में हम पिछली यूनिट में पढ़ चुके हैं। ट्रू सॉल्यूशन तब बनता है जब पार्टिकल साइज जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, अगला होता है आपका कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के अंदर पार्टिकल साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। सेकेंड हमारा आता है, थर्ड हमारा आता है सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल साइज बहुत बड़े होते हैं, इवन मोर देन 1000 नैनोमीटर। बहुत सिंपल सी बात है, इंटरमीडिएट पार्टिकल साइज वाले जो होते हैं वो कोलॉइड्स होते हैं। कोलॉइड्स को मैं आपको जनरल से एग्जांपल दूं, जो टूथपेस्ट होता है हमारा वो कोलॉइड होता है, ब्लड हमारा कोलॉइडल सिस्टम होता है। ये दिखते थोड़े होमोजीनियस हैं बट दे आर हीट्रोजीनियस सब्सटेंस, हीट्रोजीनियस मिक्सचर्स। तो कोलॉइड का सबसे पहला जो हम कहेंगे कि प्रॉपर्टी है या कैरेक्टरिस्टिक है वो है ये हीट्रोजीनियस होता है। हीट्रोजीनियस मिक्सचर, दे आर हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब बात आती है ये इसको डिफाइन कैसे करोगे। आप कहोगे अ heterogeneous solution which contains particles of intermediate size that is between 1 nanometer to 1000 nanometer are known as colloid। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड में आता है, मैं आपको बताती हूँ, रीजनिंग के फॉर्म में आता है और क्वेश्चन होता है कि कोलॉइड जो है इज नॉट अ सब्सटेंस बट अ state of substance। colloid is not a substance but a state of substance। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है। इसका कारण ये है कि सेम सब्सटेंस कोलॉइड की तरह सर्टेन कंडीशंस में बिहेव कर सकता है एंड सॉल्यूशन की तरह, सॉल्यूशन को हम एक और नाम से जानते हैं क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड की तरह अदर कंडीशंस में बिहेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप NaCl में पानी डालोगे तो ये सॉल्यूशन बनेगा। ये आप एज एग्जाम्पल आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने NaCl में पानी डाला तो वो सॉल्यूशन बन गया। लेकिन अगर आपने NaCl को बेंजीन में घोला तो ये कोलॉइड फॉर्म करेगा। तो ये एग्जाम्पल इस बात को प्रूव करेगा कि जो सेम सब्सटेंस होता है वो सॉल्यूशन की तरह भी एक्ट कर सकता है और कोलॉइड की तरह भी एक्ट कर सकता है। आप देख सकते हैं NaCl पानी में सॉल्यूशन बना रहा है और NaCl बेंजीन में कोलॉइड बना रहा है। अब बात आते हैं फेजेस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। देखिए फेजेस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इसको हम कोलॉइड भी बोलते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। फेजेस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, बच्चा फेजेस ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन ठीक उसी तरीके की बात है जैसे होमोजीनियस सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करते हैं, ऐसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन में भी हम 2 फेजेस बोलते हैं जो कि सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं होते। ये 2 फेजेस होते हैं, नंबर 1 डिस्पर्स्ड फेज एंड नंबर 2 डिस्पर्जन मीडियम। अब नाम से ही पता लगता है जो मीडियम है वो ज्यादा होगा और जो डिस्पर्स्ड फेज है वो स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा। यानी कि डिस्पर्स्ड फेज है स्मॉल प्रोपोर्शन में और डिस्पर्जन मीडियम, क्योंकि वो मीडियम है, वो लार्ज प्रोपोर्शन में है। यानी यू कैन कंपेयर डिस्पर्जन मीडियम विद दैट ऑफ द सॉल्वेंट एंड डिस्पर्स्ड फेज विद दैट ऑफ द सॉल्यूट। तो एज सिंपल एज दैट। कोलॉइड्स को हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन आप PDF फाइल जब डाउनलोड करोगे तो क्लासिफिकेशन जो है
उसमें बहुत अच्छे से मैंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करती हूँ कि किस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन हो सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ। सॉलिड इन सॉलिड मतलब दोनों मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है और डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है, तो इसको हम सॉलिड सॉल्व बोलते हैं। जो आपके कलर्ड ग्लासेस होते हैं या फिर जेमस्टोन्स जो हम रिंग में पहनते हैं, कई लोग रिंग्स पहन के रखते हैं, आपको मालूम होगा एमरल्ड एंड बहुत सारी इस तरीके के कलर्ड स्टोन्स होते हैं जो हम रिंग्स में पहनते हैं, वो कोलॉइड्स के ही एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड को हम सॉल्व बोलते हैं और ये होते हैं पेंट्स और ऑल्सो कोलॉइडल सिस्टम, सॉलिड इन लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम। उसके अलावा सॉलिड गैस के अंदर, तो उसका एग्जाम्पल है एरोसोल। एरोसोल मतलब वो स्मोक हो सकता है या फिर वो डस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड है आपका जेल, मतलब लिक्विड घुला हुआ है, किसमें मीडियम आपका सॉलिड है और लिक्विड आपका डिस्पर्स्ड फेज है, तो वो आपके जेल होते हैं। अब जेल कौन कौन हो सकते हैं? जेलीज आप खाते होंगे बड़े शौक से, उसके अलावा चीज भी इसका एग्जाम्पल है, उसके अलावा बटर भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इनको हम जेल बोलते हैं। सॉल एंड जेल्स टू कॉमन कोलॉइडल सिस्टम्स होते हैं, इसमें लिक्विड सॉलिड के अंदर होता है। उसके बाद लिक्विड लिक्विड मिक्स अगर हम करें तो इमल्जेंस कहलाते हैं वो, इमल्जेंस। इसमें हम लिक्विड लिक्विड को मिक्स करते हैं। मिल्क इज एन एग्जाम्पल, मिल्क के अंदर दो लिक्विड्स आपस में मिक्स रहते हैं, और इवन हेयर क्रीम इज एन एग्जाम्पल। फिर लिक्विड को गैस में मिक्स करें तो एरोसॉल्स की कैटेगरी में आते हैं, और फॉग या फिर मिस्ट या फिर क्लाउड, ये आपका लिक्विड इन गैस कोलॉइडल सिस्टम होता है। फिर सॉलिड गैस इन सॉलिड कोलॉइडल सिस्टम होता है प्यूमिक स्टोन, नाम सुना होगा आपने, प्यूमिक स्टोन। उसके अलावा फोम रबर, ठीक है। देन गैस इन सॉलिड होता है फोम, और फ्रॉथ या विप्ड क्रीम या फिर सोप लेदर इसके एग्जाम्पल है गैस इन सॉलिड के। तो इस तरीके के बहुत सारे कोलॉइडल सिस्टम्स जो है वो वेल नोन है। अगर आप रूटीन लाइफ में देखेंगे तो आपको बहुत सारे कोलॉइडल सिस्टम आसानी से देखने को मिल जाएंगे। अब आता है इसका क्लासिफिकेशन। अब ये जो कहानी कोलॉइड्स की आगे बढ़ेगी वो कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम कोलॉइड्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कोलॉइड्स का। इसमें बहुत जहां जहां बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन होंगे मैं स्पेशली आपको बताऊंगी, तो आप मार्क करिएगा अपने पीडीएफ में कि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन कौन से हैं। इसके बहुत ही इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको मार्क करवाऊंगी, वही उन्हीं में से ज्यादा बोर्ड में आने का चांसेस रहता है। लेकिन आपको गो थ्रू पूरा लेक्चर से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं रहना है कि भाई मैम ने मार्क करवा दिया बोर्ड में से वही आएगा वही पढ़ लिया। रीजन ये है कि आजकल जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने लगे हैं बोर्ड्स में, तो ऑब्जेक्टिव टाइप कवरेज जब आप करते हैं तो आप हर एक चीज से वेल वाकिफ होनी चाहिए, अच्छे से आपने हर चीज पढ़ी होनी चाहिए, देन एंड ओनली देन यू आर एबल टू आंसर एमसीक्यूज, राइट। तो क्लासिफिकेशन जो है, पहले क्लासिफिकेशन, ठीक है, हम क्लासिफिकेशन एक मेजर टॉपिक कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सिस्टम्स। क्लासिफिकेशन में हमारा पहला है ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस या मीडियम, ठीक है। अब अगर मीडियम पानी है, अगर मीडियम वाटर है तो हम उसको हाइड्रोसॉल या फिर एक्वोसॉल के नाम से जानते हैं। अगर मीडियम बेंजीन है, बेंजीन में बना हुआ कोलॉइडल सॉल है, तो हम उसको बेंजोसॉल या फिर मतलब बेंजोसॉल के नाम से जानते हैं। अभी अभी हमने NaCl इन बेंजीन का एग्जाम्पल जो लिया था वो बेंजोसॉल की कैटेगरी का है। अगर मीडियम अल्कोहल हो तो हम इसको एल्कोसॉल के नाम से जानते हैं, और अगर मीडियम एयर हो तो हम इसको एरोसॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एरोसॉल का एग्जाम्पल है फॉग, एल्कोसॉल का एग्जाम्पल है कोलॉइडियन सोल्यूशन, इसका मैंने आपको बताई दिया NaCl इन बेंजीन, एंड ये स्टार्च सोल्यूशन। अगला हमारा क्लासिफिकेशन आता है, और ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें से बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से बोर्ड का क्वेश्चन आता है। इसमें पहली कैटेगरी है लायोफिलिक। ट्रस्ट में बच्चा, इसमें हर 5 में से 4 सालों में यही क्वेश्चन होते हैं बोर्ड्स में। जब आप स्कूल के एग्जाम देंगे तो भी ये क्वेश्चन आने की जो चांसेस है वो वेरी वेरी हाई है। तो ये जरूर से आप लायोफोबिक और लायोफिलिक, लायो इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा,
वैसे तो पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, तो जिन बच्चों को थ्योरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो उनको ये बोरिंग ही लगता है चैप्टर, लेकिन ये स्कोरिंग बहुत है, बोरिंग येट स्कोरिंग चैप्टर है ये, क्योंकि थ्योरी एक बार आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे, उसी से ही आपका कवर हो जाता है। तो हम बता रहे थे कि दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के नेचर ऑफ इंटरेक्शन का, और इनको हम बोलते हैं लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायोफिलिक में फिलिक वर्ड का मीनिंग है लविंग, और लायो का मीनिंग है लिक्विड। तो ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ? लिक्विड लविंग। और इसका क्या मीनिंग हुआ फिर उस हिसाब से? फोबिया तो हेट होता है, फोबिया का मतलब होता है हेट, और लायो का मतलब होता है लिक्विड। तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड हेटिंग। ठीक है, तो एक डिफरेंस तो क्लियर हो गया, इसके नाम से ही क्लियर हो गया भाई, ये ऐसी चीज है जिसको आप एक बार भी पढ़ लोगे ना तो भी आपको ये याद ही रह जाएगा हमेशा के लिए। तो लायोफिलिक का मतलब है लिक्विड लविंग, और लायोफोबिक का मतलब है लिक्विड हेटिंग। अब अच्छा, ये लिक्विड लविंग है, तो लिक्विड लविंग का क्या मतलब है उसको याद करने का मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। पहले तो आप देखो आप किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो, आप डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो। मतलब अगर ए और बी हम इन दोनों कंपोनेंट्स को मान लें तो ए और बी का आपस में इंटरेक्शन कैसा है उस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हमने किया है। तो यहाँ हम अगला पॉइंट क्या लिखने वाले हैं? फिलिक है ना, तो आपस में ग्रेट एफिनिटी है। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि आपको ये लर्न हो जाए साथ साथ में, जैसे ही नाम आए आपको हाथों हाथ पॉइंट्स निकल के आपके आ जाए। ठीक है, इसको हम 1 करते हैं, बेटर है, ताकि ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बन जाएंगे। अगला है ऑब्वियसली लिटिल एफिनिटी। अब मैं इसको बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूंगी आपको। अभी ये है ग्रेट एफिनिटी, ये है लिटिल एफिनिटी। अब एफिनिटी अगर बहुत ही अच्छी है, किन दोनों के बीच में अच्छी है? डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में अगर अच्छी एफिनिटी है, तो अगर आपने ए और बी को अलग अलग भी कर लिया, थ्रू सम मेथड आपने ए और बी को अलग अलग भी कर लिया, तो भी अगर आप उन्हें वापस मिलाएं तो ये वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो कितना सिंपल हो गया। अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाते हैं तो इनको हम किस कैटेगरी में लाएंगे? रिवर्सिबल की कैटेगरी में लाएंगे। ये पॉइंट मैं आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन भी करूंगी, डोंट वरी। और ये अगर आपने एक बार, क्योंकि ये तो एक दूसरे से वैसे ही नफरत करते हैं, एक दूसरे के साथ को पसंद नहीं करते हैं, लायोफोबिक, इनको लिक्विड हेटिंग बोला जा रहा है हमने। तो ये अगर एक बार आपने अलग कर लिए तो फिर इनको वापस मिलाना पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए हम इनको क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब समझ में आ गया आप सबको? इरिवर्सिबल, स्पेलिंग ठीक कर लेना, इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो वो आपको मतलब समझ में आ गया कि ए और बी को लायोफिलिक के केस में अलग भी कर लेंगे, वापस मिला देंगे, मिल जाएंगे। लेकिन इनको एक बार अलग कर लिया तो भैया ये तो भग गए एक दूसरे से दूर, इनको वापस मिलाना इजीली पॉसिबल नहीं होता है। चौथा जो हम डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये काफी स्टेबल होते हैं, तो आप लिख दो क्वाइट स्टेबल। भाई आपस में अगर एफिनिटी अच्छी है तो स्टेबिलिटी भी तो अच्छी होगी। और इनके लिए लिख दो लेस स्टेबल। देखिए नाम से ही कैसे डिफरेंसेस आते जा रहे हैं। अब आप इसको लेक्चर को सुनेंगे ना तो सुनते के साथ ही आपका क्वेश्चन जो है वो रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, पूरे डिफरेंसेस नाम से आ रहे हैं, मैं वापस से रिपीट भी कर दूंगी। अगर आपने, मैंने आपको बोला था ना कि अगर ये मतलब एक तो इनको इजीली कोएगुलेट करना, मतलब इनको अलग करना वैसे ही आसान नहीं है। जो लायोफिलिक होते हैं इनमें ए और बी को सेपरेट करना इजीली नहीं पॉसिबल होता है, इसलिए इनको हम लिख सकते हैं डिफरेंस में, कैन नॉट बी इजीली कोएगुलेटेड। ठीक है, और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? कैन बी इजीली कोएगुलेटेड। बड़ा सिंपल है, कैन नॉट बी इजीली कोएगुलेटेड एंड कैन बी इजीली कोएगुलेटेड। इवन थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट डालने पे भी ये बहुत आसानी से कोएगुलेट हो जाते हैं। अब इनके बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, जिन कौन से वाले हैं, ये लायोफोबिक है। तो अभी जो हम इतनी बात कर रहे हैं, अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी, आपको ये सारी बात समझ में आ जाएगी। आपने घर में अपनी मम्मी को या दादी को, किन्हीं को भी जो किचन संभालते हैं, पापा लोग किचन जनरली नहीं संभालते हैं लेकिन मम्मी संभालती हैं, दादी संभालती हैं, तो इन लोगों को आपने जरूर से जरूर जो क्रीम इकट्ठी होती है मिल्क पे से, उसको बटर में कन्वर्ट करते हुए और फाइनली घी में कन्वर्ट करते हुए घर में देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो अभी जाके अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पेरेंट्स में पापा तो मदद नहीं कर पाएंगे, मम्मी से जाके पूछो, मम्मी आप जो मिल्क के ऊपर जो क्रीम आती है, यानी कि जिसको हम मलाई बोलते हैं, उसको आप क्या करते हो? योर मम्मा विल आंसर कि वो इकट्ठी कर लेते हैं और इकट्ठे करके हम उसको बटर यानी मक्खन में कन्वर्ट कर देते हैं, देन इट इज टर्न इनटू घी। दूध से घी निकलता है तो आप सभी को पता है ना, दूध से मलाई निकलती है, मलाई से घी निकलता है।
तो बच्चा दूध क्या हुआ, दूध किन दोनों चीजों का मिक्सचर हुआ। मैं यहाँ बात कर रही हूँ लायोफोबिक कोलॉइड का। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स मिल्क में पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, प्लस फैट यानी कि घी। मिल्क से ही तो देसी घी निकलता है हमारा, ठीक है। अब आप जो घी में वापस पानी मिला के दूध बना के बता दीजिए, नहीं बना सकते। तो इसका मतलब वाटर एंड फैट, आप किसी भी तरीके के फैट को आसानी से पानी में घोल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये दो हेटिंग चीजें हैं, ये दो बिल्कुल हेटिंग चीजें हैं, क्योंकि ये पानी तो पोलर होता है एंड फैट नॉन पोलर होता है। तो ये लाइक डिसॉल्व लाइक के कारण ये तो अनलाइक चीजें हैं, तो आपस में मिलती नहीं है। तो मिल्क एक ऐसा कोलॉइड है जो कि दो आपस में हेटिंग कंपोनेंट से बना हुआ है। अब आप कहेंगे फिर ये स्टेबल कैसे होता है मिल्क में। आज तक आप लोगों के मन में ये सवाल उठा कि हाउ कम जो घी वाला कंपोनेंट है यानी जो फैट वाला कंपोनेंट है वो मिल्क में कैसे स्टेबल रहा। तो ये स्टेबल रहता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स, जिनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। इनको स्टेबलाइजर्स कहा जाता है। और जो नकली दूध बनाने की फैक्ट्रीज जो होती हैं आजकल, कहते हैं ना बहुत ही नकली दूध बनाने लगे हैं फैक्ट्री जैसी हैं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, जो नकली घी होता है जिसको हम डालडा घी या इस तरीके के नाम से जानते हैं, उसके अंदर पानी वानी मिला के सोप यूज करके उनको आपस में स्टेबलाइज करते हैं, क्योंकि सोप इज नोन टू बी अ स्टेबलाइजर। अगर आप फैट और वाटर को मिक्स करना चाहते हैं, सोप इज अ स्टेबलाइजर। अब सोप क्यों स्टेबलाइजर है, इस चीज का भी मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे हमारे जब हम कपड़े धोते हैं, अपने क्लोथ्स वॉश करते हैं, तो हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है वो बहुत ऑयली होता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना मेरा फेस बहुत ऑयली है, मेरा स्किन बहुत ऑयली है, क्योंकि हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं स्किन पे वो ऑयल सिक्रीट करते हैं, और उस ऑयल में क्या फंस जाती है, डस्ट। इसीलिए जिन लोगों का स्किन ज्यादा ऑयली होता है उनके बहुत जल्दी जल्दी डस्ट फेस से चिपक जाती है, उनको बार बार अपना मुंह साफ करना पड़ता है। इन दैट केस वो क्या करते हैं, उन ऑयल पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, अब ऑयल पे सीधा पानी रगड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप सोप से रगड़ के तो झाग बन जाती है, और वो झाग क्या करती है, पानी और फैट को आपस में डिसॉल्व कर लेती है। ये सारा एग्जाम्पल डेली रूटीन लाइफ का मैंने आपको इसलिए दिया है ताकि आपको ये पता हो कि सोप एक ऐसा स्टेबलाइजर है जो फैट और वाटर को मिक्स कर सकता है। इसीलिए नकली मिल्क बनाना इस तरीके से पॉसिबल हो जाता है। लेकिन जो एक्चुअल मिल्क होता है उसमें नेचुरल स्टेबलाइजर्स होते हैं, जिनकी वजह से फैट और वाटर स्टेबलाइज हो जाते हैं। लेकिन वंस अगर उसको मिक्सर में घुमा के हमने मक्खन को अलग निकाल लिया, यानी कि जो घी कंपोनेंट है या जो फैट कंपोनेंट है, अगर हमने उसको अलग सेपरेट कर लिया है, तो उस केस में वापस उसको, मम्मी को बोलो कि मम्मा वापस उस घी को या मक्खन को पानी में मिला लो वापस से, और फिर मिल्क की फॉर्मेशन करके दिखाओ, तो तुम्हारी मम्मा तुमको पिटाई कर देंगी कि यार ऐसे कोई होता है क्या, ऐसे तो कतई नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि ये लायोफोबिक है, एक बार अलग हो गए तो वापस नहीं मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ पार्टिकल्स। कितना क्लासिफिकेशन चल रहा था एक बार नंबर नोट कर लेते हैं। हमारा 2 बेसिस पे हो गया था। थर्ड हमारा आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ particles of dispersed phase। ठीक है, हमारा अगला क्लासिफिकेशन आ रहा है नेचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको जो पहले बोला था ना स्टार्टिंग में कि कोलॉइड्स में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो जब भी आप ये लेक्चर सुने तो इसको ठीक से सुने। इसका पहला कैटेगरी है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, मल्टी मतलब मैनी, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल। अब पता क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, मैं आपको बहुत इतनी इजी भाषा में समझाऊंगी तो आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन याद हो जाएगा। पार्टिकल साइज, अभी अभी हमने जब फर्स्ट हमने कोलॉइड्स को शुरू किया था तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमने देखो यहाँ पढ़ा था कि कोलॉइड्स का जो पार्टिकल डायमेंशन होता है वो इंटरमीडिएट होता है। 2 सॉल्यूशन से तो बड़ा पार्टिकल होता है और सस्पेंशन से छोटा होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि पार्टिकल तो 1 नैनोमीटर से छोटा है, देखो पार्टिकल छोटा है, लेकिन ये पार्टिकल्स इकट्ठे होके एक बड़ा ढेर, एक क्लस्टर फॉर्म करते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स एक साथ इकट्ठे होते हैं एंड ड्यू टू सम रीजन ये पार्टिकल जुड़े ही रह जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये पार्टिकल तो 1 नैनोमीटर से भी छोटा था, लेकिन इट इज बिहेविंग एज अ बिग पार्टिकल, जो कि कौन से डायमेंशन में आ गया है, कोलॉइडल रेंज में आ गया है, ठीक है। तो इसको हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड से बोल सकते हैं, मतलब जान सकते हैं, क्योंकि मल्टी का मतलब मेनी, मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल। तो सो मेनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर
uniting together to form a larger molecule which comes in the colloidal range, therefore the name is termed as multimolecular colloid. इसका मतलब उसका पार्टिकल कोलॉइड जितना बड़ा नहीं है, बट ये ना छोटे बहुत सारे ढेर इकट्ठे हो गए हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल्स जो कि कोलॉइडल रेंज की नहीं है, उन्होंने यूनिटी करके बड़े बड़े पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर दिया है। अब ये जो बड़े यूनिट्स हैं ये कोलॉइडल रेंज में आ गए हैं और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। इसका एक्सप्लेनेशन आप पीडीएफ में से देख लें कि व्हेन इन डिसोल्यूशन एटम्स इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टुगेदर, एग्रीगेट कर जाते हैं टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइडल डायमेंशंस, तो इनको हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है गोल्ड सॉल, ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं एग्जांपल की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड, बहुत कॉमन क्वेश्चन बन सकता है ये। और दूसरा सल्फर सॉल, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। दूसरा आता है इसी के अंदर सेकेंड कैटेगरी हमारी आती है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड के बाद सेकेंड कैटेगरी आती है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड। अब आपको नाम से पता लग रहा होगा मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड का फिर क्या मतलब होना चाहिए। अगर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके एक बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं, तो मैक्रो मॉलिक्यूल का क्या मतलब हुआ, मैक्रो मॉलिक्यूल कोलॉइड, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड, इसका क्या मतलब हुआ, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड का मतलब हुआ कि पार्टिकल ही बड़ा है, छोटा नहीं है, पार्टिकल खुद ही बड़ा है। तो सिंपल है, अगर एक बड़ा पार्टिकल यानी कोलॉइडल रेंज का पार्टिकल है तो हम उसको मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड बुलाएंगे। तो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड जो है इन सुटेबल सॉल्वेंट्स फॉर्म सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल मे बी इन द कोलॉइडल रेंज इन फॉर्म मैक्रो मॉलिक्यूलर, तो यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल्स इज इन कोलॉइडल रेंज। सिंपल है, समझ में आ गया आपको। Then the macromolecules forming the dispersed phase are generally polymers, क्योंकि polymers के मोलर मासेस बहुत ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो polymers जो है वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं। And since the macromolecules have large size comparable to those of colloidal particles, the solution of such molecules are known as macromolecule colloidal solution. Example इसके starch हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, ये सब पॉलीहाइड्रेट्स होते हैं, एंड प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है हमारी एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स इसी बेसिस पे अगली कैटेगरी है। क्लासिफिकेशन का बेसिस सेम है, साइज है ना। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ पार्टिकल यानी कि साइज ऑफ पार्टिकल। तो एसोसिएटेड भी लग रहा है ना, जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड एंड एसोसिएटेड कोलॉइड, वो मैं आपको बताती हूँ। ये वो सब्सटेंसेज हैं जो यूं तो नॉर्मली ही बिहेव करते हैं, मतलब सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं विद इन लेस कंसंट्रेशन जोन, लेकिन जैसे ही आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लगेंगे तो ये हायर कंसंट्रेशन जोन में आ जाएंगे, और हायर कंसंट्रेशन जोन में दे स्टार्ट बिहेविंग एज कोलॉइड, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, और इस कंसंट्रेशन का नाम होता है क्रिटिकल मिसील कंसंट्रेशन, और टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, और इस टेम्परेचर का नाम होता है क्राफ्ट टेम्परेचर। यानी कि जो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड होते हैं वो तो हमेशा ही हर टेम्परेचर पे और हर कंसंट्रेशन पे एग्रीगेट बना के ही रहते हैं, लेकिन जो एसोसिएटेड कोलॉइड होते हैं वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे तो सॉल्यूशन की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। और जैसे आप कंसंट्रेशन आपकी सीएमसी पार हुई, मतलब आपकी जो कंसंट्रेशन है वो सीएमसी क्रॉस हुई, क्रिटिकल मिसील कंसंट्रेशन के क्रॉस हुई, तो वो जो पार्टिकल्स है वो बन जाता है कोलॉइड। तो ये इनमें इसमें और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पीडीएफ में से देख सकते हैं। अब मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ मिसील फॉर्मेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, एंड देन हम एक स्टोरी आगे बढ़ाएंगे जहां हम प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स पढ़ेंगे, और उसके बाद प्योरिफिकेशन पढ़ेंगे, देन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा है ये यूनिट। प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, हार्डी-शील्ड रूल आएंगे, देन इमर्जेंस के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए तो बस इतना ही। इसको अच्छे से सुनिए 2-3 बार, ताकि सुनने में ही ये लेक्चर आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए, और इसका नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगी, ठीक है बच्चों। थैंक यू।